गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था। बेसिक था, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे, केवल ये सीखेंगे कि ये चीज़ें होती क्या हैं, ठीक है ना। वो हमने डिस्कस कर लिया था, मोशन चल रहा था अपने चैप्टर। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। आज हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा एक्सेलरेशन, उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो बेटा, एक्सेलरेशन क्या होता है, आपने देखा होगा। एक्सेलरेशन स्पीड इंक्रीज होती है जब हम चलते हैं या जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, और अगर उसकी स्पीड इंक्रीज होती है तो उसमें एक्सेलरेशन होता है, हम ऐसा बोलते हैं। उसमें हम बोलते हैं कि उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो उसको हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। हम डेफिनेशन तो इस तरह से बोलते हैं। अब उसमें एक्चुअल में होता क्या है, जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट, आपके पास कोई व्हीकल है, आप जब गाड़ी घर से बाहर निकालते हो तो स्पीड आपकी कम होती है। जैसे घर से गैरेज से रोड पे आया तो स्पीड कम होती है, जैसे रोड पे आते हैं थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करती है, और हाईवे पे जाते हैं तो स्पीड और इंक्रीज कर जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आपकी स्पीड जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है, कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब आपकी गाड़ी जो है वो एक्सेलरेट हो रही है। हम ऐसा बोलते हैं गाड़ी जो है वो एक्सेलरेट हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन उसमें आ रहा है, स्पीड इंक्रीज। और टाइम के अकॉर्डिंग टाइम भी आपका चेंज हो रहा है। जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन है, उसमें एक्सेलरेशन है। इसका जस्ट उल्टा डी एक्सेलरेशन। अगर आपकी स्पीड डिक्रीज होती है, स्पीड आपकी ज़्यादा से कम होती है, उसको हम बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, मतलब वेलोसिटी से इसका रिलेशन है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी को वेक्टर क्वांटिटी क्यों बोला था, क्योंकि उसका रिलेशन डिस्प्लेसमेंट था, और डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी वेक्टर क्वांटिटी थी, इसलिए वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, और एक्सेलरेशन भी आपकी क्या होगी बेटा, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। डेफिनेशन लिखें अपन तो ऐसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity is called acceleration, it is a vector quantity, देखो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे। जैसे आप जनरल देखो, इसका फॉर्मूला लिखोगे ए वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ, इसको ए वेक्टर से डिनोट करते हैं एक्सेलरेशन को। आपकी जो वेलोसिटी है उसका टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करना, मतलब उसको हम लिख सकते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी हमारा इस टाइप का कोई फॉर्मूला बन सकता है। ये एक्चुअल में एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। सपोज इंस्टेंट t1 पे, जनरल हम समझने की कोशिश करें, t1 इंस्टेंट पे आपकी व्हीकल की स्पीड या ऑब्जेक्ट की स्पीड v1 है, और इंस्टेंट t2 पे स्पीड क्या हो गई आपकी, वेलोसिटी क्या हो गई, सॉरी वेलोसिटी बोलेंगे v2। तो एक्चुअल में t1 पे वेलोसिटी थी v1, t2 पे वेलोसिटी हो गई v2। तो आपकी जो एवरेज एक्सेलरेशन है, एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें हम, एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें तो वो कितना हो गया बेटा, a एवरेज, या उसको हम a बार से भी डिनोट कर लेते हैं वेक्टर, तो उसको लिखा जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ये v2 माइनस v1 ही आपका डेल्टा v है, और t2 माइनस t1 आपका टाइम इंटरवल डेल्टा t है। t2 माइनस t1 क्या है आपका, टाइम इंटरवल, जिसको हम डेल्टा t से डिनोट करते हैं। और v2 माइनस v1 क्या आपकी, जो स्पीड में चेंज हुआ, इनिशियली स्पीड वेलोसिटी v1 थी, फाइनली वेलोसिटी क्या हो गई, v2। तो v1 से v2 आपकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो जो चेंज है, तो आपने डेफिनेशन में लिखा था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। टाइम के अकॉर्डिंग अगर आपकी वेलोसिटी की रेट चेंज हो रही है तो उसे हम एक्सेलरेशन बोल देते हैं। उसे हम क्या बोल देते हैं बेटा, एक्सेलरेशन। तो उसको लिखा जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो ये एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो हमारे काम का है, ठीक है। और ये आपने जनरल फॉर्मूला लिखा है एक्सेलरेशन का, ठीक है। अब देखो, अगर आपसे पूछे कि इंस्टेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें हम वेलोसिटी में भी कर सकते हैं, वेलोसिटी स्पीड में भी करते हैं, वो हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तब अच्छे से कर लेंगे। इंस्टेनियस अगर एक्सेलरेशन की बात करें, इंस्टेनियस एक्सेलरेशन मतलब किसी इंस्टेंट पे
जैसे आपकी गाड़ी चल रही है और किसी इंस्टेंट पे चेक कर लिया कि t=10 सेकंड पे बताओ एक्सेलरेशन कितना था, तो जब भी आपको इंस्टेनियस एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना हो किसी इंस्टेंट पे, तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये जो फॉर्मूला लिखा है ना आपने, a वेक्टर इक्वल्स टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, ये तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। इसको थोड़ा सा हम चेंज करके लिखते हैं बेटा। कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है एक्सेलरेशन, तो इंस्टेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी कुछ वैसा ही होगा, उसको लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज होगा। a वेक्टर इक्वल्स टू, उसको लिखा जाएगा बेटा लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है मैंने, इसलिए वेक्टर लगा देता हूँ, ठीक है ना। इस चीज़ से आप कंफ्यूज मत होना, इसको हम और डिटेल से करेंगे कि ये चीज़ क्या लिखी है सर आपने। जो एवरेज एक्सेलरेशन था, अगर उसमें हमें इस तरह से लिमिट लगा के डेल्टा t टेंड्स टू 0, इसका मीनिंग समझो, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, आपके पास जो एवरेज एक्सेलरेशन था उसमें जो नीचे वाली क्वांटिटी है टाइम इंटरवल, अगर उसको मैं शॉर्ट करता जाऊं, उसको मैं कम करता जाऊं, तो किसी इंस्टेंट पे पहुंच जाऊंगा। डेल्टा t की वैल्यू अगर इंटरवल जो है वो मैं कम कर दूं तो किसी इंस्टेंट पे पूछेंगे, तो उसको इस तरह से लिखा जाता है डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ये आपका एवरेज एक्सेलरेशन था, और इसको लिखेंगे हम a इक्वल्स टू dv अपॉन dt, dv अपॉन dt। ये आपके पास इंस्टेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। इंस्टेनियस एक्सेलरेशन d बाई dt, ये देखो हम पढ़े नहीं, अभी हमने इसके बारे में डिस्कस नहीं किया है, ये हम पढ़ेंगे आगे जाके। डिफरेंशिएशन, d बाई dt का मतलब जो वेलोसिटी है आपकी, उस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी है उसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लो, तो उस केस में आपको इंस्टेनियस एक्सेलरेशन मिलेगा। उस केस में आपको क्या मिलेगा बेटा? इंस्टेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंट t के रेस्पेक्ट में या इंस्टेंट t पे आपको इंस्टेनियस एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना हो, तो उस इंस्टेंट t पर उस वेलोसिटी का आप डिफरेंशिएशन कर लो। देखो इसका मीनिंग बताऊंगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से हम करेंगे, वो मैं सिखाऊंगा बाद में। तो जब आपको इंस्टेनियस कैलकुलेट करना हो कुछ भी, तो हमेशा डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखा जाता है फॉर्मूला, और उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। डिफरेंशिएशन अभी नहीं बताएंगे, बहुत लेंथी चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। तो आपको केवल अब इतना ध्यान में रखना है कि एक्चुअल में इंस्टेनियस कैलकुलेट करना हो तो एवरेज जो होती है वैल्यू, जो एवरेज वैल्यू होती है उसकी लिमिट के फॉर्म में लिख लो, और फिर उसको ऐसा डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखते हैं। केवल मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे अभी अपन, ठीक है। तो ये हमने एक्सेलरेशन की जनरल बात करी कि एक्चुअल में एक्सेलरेशन होता क्या है। तो आपको अभी केवल इतना सीखना है बेटा कि जब हमसे पूछा जाए कि एक्सेलरेशन क्या चीज़ है, एक्सेलरेशन क्या चीज़ है, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो केवल आपको अभी डेफिनेशन सीखनी है। फॉर्मूले वगैरह जब हम चैप्टर करेंगे ना, हमारा सेकंड चैप्टर, तब हम बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। अभी केवल आपको इतना सीखना है कि एक्चुअल में स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, इन जो क्वांटिटीज हैं, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि एक्चुअल में होती क्या है। तो आपको एक्सेलरेशन पता चल गया, आपको वेलोसिटी पता चल गया, आपको स्पीड पता चल गई क्या चीज़ होती है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपने काफ़ी प्रॉब्लम डिस्कस कर ली। इसलिए अब आगे हम जो है ना, ये जो क्वांटिटीज हमने पढ़ी, इनमें आपस में रिलेशन भी देखेंगे, और वो रिलेशंस जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन से देखते हैं हम। इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन की 3 इक्वेशन हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। आपने 9th क्लास में 3 इक्वेशन पढ़ी थी, इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने 3 इक्वेशन डिस्कस करी थी, और तीनों को अब मैं डेराइव कर लेता हूँ। मैं डेराइव जब हम 11th क्लास में करेंगे ना सेम प्रॉब्लम, तो 3 तरह से हम डेराइव कर सकते हैं। एक तो आपका ग्राफिकल मेथड होगा, एक मैथमेटिकल मेथड होगा, और एक इंटीग्रल मेथड होगा, कैलकुलस मेथड होगा, जिसमें इंटीग्रेशन काम आएगा, ठीक है। तो वो हमने अभी पढ़ा नहीं है, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब हम उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको केवल ग्राफिकल मेथड से एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि एक्चुअल में इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे फाइंड आउट करी जाती है। आपको ये पता चल गया कि हमें करना क्या होगा इन इक्वेशन ऑफ मोशन का, उसमें रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, इंस्टेंट t, इन सब में रिलेशन फाइंड आउट करना होता है। एक्चुअल में जो वेलोसिटीज होती है, एक्सेलरेशन होता है, और डिस्प्लेसमेंट होता है या डिस्टेंस होते हैं, इनमें रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन हम काम में लेते हैं। और वो देखो इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत आसान होती है, ठीक है। मैं फाइंड आउट करके बताता हूँ कैसे निकालनी होती है इक्वेशन ऑफ मोशन। अगला टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना। इसकी कुछ जनरल प्रॉब्लम भी हम डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद आगे दिक्कत नहीं आएगी। आपने वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस में काफ़ी कुछ सीख लिया। हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। इक्वेशन ऑफ मोशन देखो आपने 9th क्लास में सीखा होगा, बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है इक्वेशन ऑफ मोशन का।
आप ग्राफ बनाते हो, जैसे वेलोसिटी और टाइम के बीच की बात करें, वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ की बात करें, ग्राफिकल मेथड से कर रहे हैं ना, तो एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम ले लिया, स्मॉल टी से डिनोट कर लेते हैं। जब भी आप ग्राफ बनाओ तो उसकी यूनिट और रिप्रेजेंटेशन, आपने टाइम लिया एक्स एक्सिस पे, स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर लिया टाइम को, या टाइम ही रहने दो, इसकी यूनिट लिख दो ब्रैकेट में, हमेशा यूनिट लिखा करो। किसमें मेजर करते हैं हम टाइम को? सेकंड में। टाइम को किसमें मेजर करेंगे? सेकंड में, क्योंकि ये इसकी एमकेएस सिस्टम में यूनिट होती है, मैं सिखाऊंगा यूनिट्स वगैरह सारी। तो आपने टाइम को सेकंड में कंसिडर कर लिया। वाई एक्सिस पे मैंने लिखा वेलोसिटी, वाई एक्सिस पे मैंने क्या लिखा? वेलोसिटी। वेलोसिटी ये वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ लेना है, टाइम आपको एक्स एक्सिस में इस तरफ लेना है। वेलोसिटी की यूनिट बेटा आपको पता होगी, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी को डिफाइन करते हो डिस्प्लेसमेंट पर टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। अब देखो मैं एक कंडीशन रख रहा हूँ आपके सामने, जो ग्राफ बना रहा हूँ ना उसमें एक कंडीशन रख रहा हूँ कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। क्या है बेटा? कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, आप या खुद कोई बॉल है जिस पे आपने फोर्स लगाया होगा, t इक्वस टू 0 इंस्टेंट पे उसकी इनिशियल स्पीड जो थी वो u थी। इंस्टेंट t इक्वस टू 0 सेकेंड पे, इंस्टेंट t इक्वस टू 0 सेकेंड कहाँ होगा बेटा? यहाँ पे। t इक्वस टू 0 टाइम यहाँ पे है, ऑरिजिन पे, ऑरिजिन पे टाइम 0 है। और आपकी अगर इस पॉइंट की बात करें, अगर मैं ग्राफ को यहाँ से स्टार्ट करूँ तो मेरी वेलोसिटी भी 0 है। इस पॉइंट पे ऑरिजिन पे वाई एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट और एक्स एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट दोनों 0 होते हैं ऑरिजिन पे, ये आपको पता है अच्छे से, ठीक है। इंस्टेंट t इक्वस टू 0 पे आपके व्हीकल की स्पीड थी u, u का मतलब कुछ वैल्यू है, इसका मतलब आपका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा, ऊपर से कहीं से स्टार्ट हो रहा है। सपोज मेरा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, t इक्वस टू 0 इंस्टेंट पे स्पीड आपकी क्या थी? u, वेलोसिटी, सॉरी स्पीड नहीं बोलेंगे इसको, वेलोसिटी बोलेंगे। तो u मान लिया आपने, उसको क्या मान ली? u। अब आप बोल रहे हो फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, आपका एक्सेलरेशन जो है ना वो कांस्टेंट हो। कंडीशन क्या है? a इक्वस टू कांस्टेंट, मतलब जो एक्सेलरेशन तो है उसमें स्पीड तो वेरी कर रही है, बट एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। मैं बोलूँ कि 0 से 5 सेकंड में जितना एक्सेलरेशन है उतना ही 5 से 10 सेकंड में, तो उसको हम बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है बेटा? कांस्टेंट। कि मैं बोलूँ कि मेरा जो भी व्हीकल था या जो भी आपने ऑब्जेक्ट लिया था वो मूव करने लगा, उसकी स्पीड इंक्रीज हुई, इंस्टेंट t तक उसकी स्पीड इंक्रीज हुई और आपने ग्राफ देखा कुछ इस टाइप का बना। यहाँ पे पहुँचते पहुँचते उसको टाइम लग गया t, ये इंस्टेंट t तक चला, इंस्टेंट t तक चला और स्पीड इनिशियली u थी, स्पीड आपकी इंक्रीज, सॉरी वेलोसिटी आपकी इंक्रीज कर रही है ऊपर की तरफ, वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है। और यहाँ पहुँचते पहुँचते वेलोसिटी कितनी हो गई बेटा? v। वेलोसिटी कितनी हो गई? v। बट आपने बोला a कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। तो u से v आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई, इनिशियली u थी फाइनली v हो गई। तो आपने बोला कि इस वेलोसिटी तो इंक्रीज कर रही है बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इस टाइम इंटरवल में, 0 से t इंटरवल में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, ये मान के चल रहे हो। अब आपसे इक्वेशन ऑफ मोशन पूछा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करने में दिक्कत नहीं आएगी। आपने एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा था अभी, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सीखा था, a वेक्टर इक्वल्स टू v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, ये फॉर्मूला सीखा था अभी। ये एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहीं से फाइंड आउट हो जाएगी। आपने बोला a कांस्टेंट, उसको a ही मान लिया कि सपोज एक्सेलरेशन a ही था। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब इस ड्यूरेशन में एक्सेलरेशन a ही है। v2 फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v। इनिशियल वेलोसिटी u, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, बिना वेक्टर के भी लिखते हैं और कई बार वेक्टर भी लगा देते हैं। t2 वेलोसिटी जब v है तो इंस्टेंट कितना, टाइम कितना लगा अपने को? t, तो उसको लिखा जाएगा t माइनस t1, इनिशियली आपका टाइम जब वेलोसिटी u थी तब टाइम कितना था? 0, तो उसको हमने लिख दिया 0। इसको सिंप्लीफाई करो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व हो गई। a वेक्टर इक्वल्स टू v वेक्टर माइनस u वेक्टर अपॉन t, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, v वेक्टर माइनस u वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर इंटू t। आपने t पे वेक्टर क्यों नहीं लगाया बेटा? क्योंकि t तो स्केलर क्वांटिटी, टाइम तो स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए हम इस पे वेक्टर नहीं लगाएंगे, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसके ऊपर वेक्टर लगा देते हैं, एरो लगाते हैं, तो वो वेक्टर
डिफाइन होगा, और अगर उस पर एरो नहीं लगाते तो हम उसको स्केलर मानते हैं। अब देखो u को आप उस तरफ लेके जाओ, देन v वेक्टर इक्वल्स टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t। यह फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है जो आपने 9th क्लास में सीखी थी, और यही मेथड था। वहाँ पे आपने हो सकता है वेक्टर नहीं लगाया हो, इसको लिखा होगा v इक्वल्स टू u प्लस a t, ठीक है ना। तो हमें पता है कि v, u और a तीनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, इसलिए हमने इसके ऊपर एरो लगा दिया, ठीक है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करी जिसमें आपने ग्राफ को भी यूज़ नहीं किया। आपने तो बिना ग्राफ के, आपको ये पता था कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली t इक्वल्स टू 0 इंस्टेंट से स्टार्ट होता है, जब उसकी स्पीड u होती है, इंस्टेंट t पे पहुँचते पहुँचते उसकी स्पीड वेलोसिटी v हो जाती है, और उस केस में एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ग्राफ पक्का यही बनेगा, u से v वेलोसिटी में आपका ग्राफ यही बनेगा, ठीक है। पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। तो इस फॉर्मूले से आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट कर ली। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए देखो, ये तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करी। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए ध्यान से देखो बेटा, आपको क्या करना है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट या मैं बोलूँ डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन में रिलेशन आता है। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट पता करना है कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक चला तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, क्वेश्चन ये है, या डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। एक्चुअल में हम यहाँ पे जो है वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट ही होता है वैसे तो, बट अगर हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम डिस्टेंस भी लिख सकते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बताओ, ठीक है। तो जब आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मेजर करना हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आपको क्या मेजर करना हो बेटा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो क्या करना होगा कि ये जो एरिया है, एरिया बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। ये जो एरिया है वो रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ठीक है ना। तो किसी भी तरह से ये एरिया पता कर लो, और ये एरिया जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के केस में आपको ये एरिया फाइंड आउट करना होगा। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के केस में ये वाला एरिया फाइंड आउट करना होगा। अब इस एरिया को फाइंड आउट करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, आपने मैथ्स में सीखा होगा। एक काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ से नॉर्मल डालूँ इधर, तो मेरे पास अब दो ज्योमेट्री हो गई। एक तो ये दिख रहा है मुझे रेक्टेंगल, और ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल, ये एंगल 90 डिग्री है। तो मैं इसका एरिया अलग से फाइंड आउट कर लूँ, इसका एरिया अलग से फाइंड आउट कर लूँ, और फिर दोनों का एरिया का सम कर लूँ, वही मेरा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये हाइट जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वेलोसिटी u है। तो क्या ये भी u ही होगा पॉइंट, यहाँ तक की हाइट भी u ही होगी, बिल्कुल। यहाँ से यहाँ तक का जो इंटरवल है वो कितना है, t-0। तो ये वाली डिस्टेंस एक्चुअल में टाइम रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये t हो गया। तो इसका एरिया तो बहुत इजी है, लेंथ इंटू विड्थ t इंटू यू, आंसर। इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट होता है। हाफ बेस तो आपका ये हो गया, जितना ये है उतना ही ये है, स्मॉल t। हाइट आपकी ये होगी, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी बेटा, यहाँ से यहाँ तक v है और यहाँ से यहाँ तक u है, तो ये कितनी हो जाएगी, v माइनस यू। अब आपका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। एरिया जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को। जनरली मैं इसको s से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, या x से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट को। चलो आप इसको x से रिप्रेजेंट कर लो, x वेक्टर से। ये डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान रखना, क्लियर है। ये क्या आपका डिस्प्लेसमेंट। देखो फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला कैलकुलेट कर लो आप। ये जो है इसका जो एरिया होगा वो हो गया आपका u इंटू टी, u इंटू टी। यू पे वेक्टर लगा दिया मैंने ऑलरेडी, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका एरिया लेंथ इंटू विड्थ से निकाल लिया। इसका एरिया हाफ बेस इंटू हाइट प्लस हाफ बेस आपका कितना है, स्मॉल टी। हाइट कितनी है, v माइनस यू, v माइनस यू, v वेक्टर माइनस u वेक्टर, आप ऐसे लिख सकते हो, v वेक्टर माइनस u वेक्टर। तो ये आपका जो एरिया आया वो इस राइट एंगल ट्राइंगल का आया। अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। वैसे तो ये इक्वेशन भी होती है, ये भी हम रिलेशन मान सकते हैं, बट देखो अगर मैं यहाँ से v माइनस यू की वैल्यू ये पुट कर लो, a वेक्टर इंटू टी यहाँ पे, तो मेरे पास जो एक्चुअल में हमने जो इक्वेशन बना रखी है या जो हमारे पास इक्वेशन है वो आ जाएगी। देन x वेक्टर इक्वल्स टू
यू वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू की जगह यहां से ये वैल्यू पुट कर लूंगा, ए वेक्टर इंटू टी, ए वेक्टर इंटू टी। अब देखो ध्यान से इसको सिंप्लीफाई करो, टी मल्टीप्लाई टी, टी स्क्वायर हो गया और ये आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, एक्स वेक्टर इक्वल्स टू यू वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। आप लिखते हो उसको एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन सेकंड। आपने जो सीखी है 9th क्लास में उसको ऐसे लिखा होगा, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल में डिस्टेंस को, एस रिप्रेजेंट क्या करता है बेटा, डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और ये वाला जो एक्स वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को। मैं बोलूँ इंस्टेंट टी इक्वल्स टू 0 पे आपका डिस्प्लेसमेंट 0 था, यहाँ पे आपका x1 जो था वो 0 था और यहाँ डिस्प्लेसमेंट x हो गया, तो जिसकी वैल्यू ये होगी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत आसान है। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी याद कर सकते हो आप, और या फिर आप डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लिखो तो एक्स वेक्टर इक्वल्स टू यू वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ ए वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। ये मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा है, ठीक है। आप मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हो और वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हो, दोनों ईजी होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी आ गई। अब देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्चुअल में हमें इसमें भी इंस्टेंट टी वेलोसिटी एक्सेलरेशन में रिलेशन, इसमें डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन इंस्टेंट टी में रिलेशन। थर्ड इक्वेशन में हमें टी को रिमूव करना है, थर्ड इक्वेशन में हमें क्या करना है बेटा, टी को रिमूव करना है। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से टी की वैल्यू फाइंड आउट करो और इसमें पुट कर दो, यहाँ से टी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इसमें पुट कर लेंगे, तो हमारा टी रिमूव हो जाएगा और वो हमारी होगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। वो हमारी क्या होगी बेटा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आपका ग्राफ काम का नहीं है, ग्राफ का काम कंप्लीट हो गया। ग्राफ से एक्चुअल में हम जो है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही फाइंड आउट करते हैं। ग्राफ से हम क्या पता करते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसमें कुछ नहीं करना होता, फर्स्ट इक्वेशन से इंस्टेंट टी की वैल्यू उठाओ और यहाँ पे पुट करो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाती है। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन से टी, आप इसको इधर ले आओगे, इससे देखो यहाँ से टी फाइंड आउट करना, तो ए वेक्टर को अपॉन में ले आओ, ए वेक्टर को अपॉन में ले आएंगे तो टी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है ना। वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, चलो वेक्टर फॉर्म में चलने दो, वेक्टर फॉर्म में लिख दो। ये जो टी की वैल्यू है वो आप यहाँ पुट कर लो, इस वाली इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में, इसमें पुट कर लो सेकंड इक्वेशन में। देन एक्स वेक्टर इक्वल्स टू यू वेक्टर इंटू टी, वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर अपॉन ए वेक्टर, ठीक है, इंटू सॉरी प्लस हाफ ए वेक्टर इंटू टी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का होल स्क्वायर। आगे सिंप्लीफाई कर लो, एक्स वेक्टर इक्वल्स टू यू वेक्टर को अंदर मल्टीप्लाई करो, इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, यू वेक्टर वी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर, यू वेक्टर वी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस यू वेक्टर इंटू यू वेक्टर यू स्क्वायर। एक्चुअल में देखो वेक्टर फॉर्म में लिखने से प्रॉब्लम आएगी आपको, वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखना इसको, वेक्टर फॉर्म में हम लास्ट में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में इसको हम लास्ट में लिख लेंगे, अभी वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखते हम, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आ जाता है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट जो है ना वो अलग तरीके से होता है, हम डायरेक्ट रखेंगे, बिना वेक्टर के ही रखेंगे इसको, ठीक है ना, बिना वेक्टर के ही रख के देखते हैं। टी की वैल्यू आप इसमें पुट कर लो, इसमें पुट कर लो, या उस वाले में पुट कर लो, उसमें वेक्टर मत लगाना। तो मैंने देखो नीचे वाली इक्वेशन में पुट किया, तो एस इक्वल्स टू यू, टी की जगह वी माइनस यू अपॉन ए एज इट इज पुट कर दिया, वी माइनस यू अपॉन ए इंस्टेंट टी की जगह पुट कर दिया, प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, मतलब इसका होल स्क्वायर, वी माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी, एस इक्वल्स टू यू को अंदर मल्टीप्लाई करो, यू इंटू वी, यू वी अपॉन में ए माइनस यू इंटू यू, यू स्क्वायर अपॉन में ए, प्लस हाफ इसका होल स्क्वायर करोगे तो नीचे ए स्क्वायर, ऊपर एक ए, नीचे क्या बचेगा ए, ऊपर वाले का होल स्क्वायर खोल लो, हाफ ट्वाइस ए लिख दिया मैंने, ऊपर वाले का होल स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, यही होगा इसका होल स्क्वायर, यही होगा। इसको सॉल्व करो, एस इक्वल्स टू यू वी अपॉन ए माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए, प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, वी स्क्वायर अपॉन 2a, वी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए, प्लस यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यू वी अपॉन ए, माइनस का यू वी अपॉन ए प्लस का यू वी अपॉन ए कैंसिल हो गया। एस इक्वल्स टू, ध्यान से देखो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, वी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए,
माइनस का यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस का यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस है, या 1 है या हाफ है, तो माइनस का हाफ बच जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस है। ट्वाइस है एलसीएम ले को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन आई आपके पास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर ट्वाइस ए एस, यू स्क्वायर को उधर ले जाओ, वी स्क्वायर इक्वस टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। ये आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। ये आपकी क्या होती है बेटा? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। वी स्क्वायर इक्वस टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वेयर v इज फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, s आपकी डिस्टेंस। अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो इसकी तरह से, तो देखो v स्क्वायर इक्वस टू यू स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर इंटू s की जगह मैं x वेक्टर लिखूंगा, और यहाँ पे जो है ना वो प्रोडक्ट वाली समस्या आएगी कि प्रोडक्ट कौन सा लेंगे, डॉट प्रोडक्ट होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट होगा, इसलिए आप इसको x वेक्टर ऐसे ही लिख दो एक बार। तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वेक्टर फॉर्म में। आपको मैसेज जनरली यही ध्यान में रखनी है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस तरह से बेटा हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये जो ग्राफिकल मेथड है वो 11th क्लास में वापस से हम पढ़ेंगे, ये तो 9th क्लास की चीज़ मैंने आपको बताई है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमने जो फाइंड आउट करी है इसको हम कैसे यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स में। मेन प्रॉब्लम आती है इनकी एप्लीकेशन जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो वहाँ समस्या आती है बेटा। तो वहाँ आपको गिवन डेटा पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल में गिवन क्या है, जो गिवन है उसके हिसाब से आपको इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट कर रहे हैं। कई बार जो भी वैल्यूज गिवन होती हैं उसको देख के पता चल जाती है कि फर्स्ट इक्वेशन कहाँ में लेनी है, सेकंड इक्वेशन कहाँ में लेनी है, या थर्ड इक्वेशन कहाँ में लेनी है। ठीक है, तो आज हमने इतना ही डिस्कशन करना है, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा। थैंक यू।